अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं असद अली तूर अपने प्रोग्राम असद तूर अनसेंसर्ड में। आज सुप्रीम कोर्ट में 3 बहुत अहम चीज़ें थी। एक तो यहाँ पे जो इलेक्शन मैटर है और उसके साथ क्लब किया गया रिव्यू एंड ऑर्डर, जो नया एक्ट आया है उसको जो क्लब किया गया है उसकी समाअत हुई, वो बहुत दिलचस्प थी। जबकि इसके अलावा जो हमारे शहीद सहाफ़ी अरशद शरीफ की जो JIT का केस था वो भी आज सुना गया कि उसमें क्या पेशरफ्त हुई है। उसमें भी कुछ बहुत ही दिलचस्प मामला आज हुआ है। लेकिन हम आज आपको जो असल बड़ी एक्सक्लूसिव खबर देंगे वो जो रियाज हनीफ राही हैं, उनको क्यों अगवा किया गया और किस पिटीशन का खदशा था कि वो किस बड़ी शख्सियत के ख़िलाफ़ पिटीशन करने जा रहे थे जिस पर उनको अगवा किया गया, वो भी हम आपको देंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको मेरे साथ जो सीनियर सहाफ़ी सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं गरसे से, अपना YouTube चैनल भी है, इमरान वसीम, वो भी मौजूद है, आपको बड़ी दिलचस्प खबरें देते हैं। जबकि बाखबर सहाफ़ी हसन अयूब भी हैं जिन पर मोस्टली मैं भी रिलाई कर रहा हूँ खबर के लिए, तो वो भी मौजूद है। तो चले आज का आगाज़ करते हैं। ये जो आज मामला हुआ ये इलेक्शन मैटर वाला, उसमें रिव्यू एंड प्रोसीजर, वो जिसे कहते हैं क्या था, वो ऑर्डर एंड जजमेंट रिव्यू एक्ट जो नया आया है उसके ऊपर जो सॉरी टू से जो 2 प्रॉक्सी पिटिशनर थे उन्होंने तो अपना काम कर दिया। और उनका काम ऐसे नज़र आ गया कि जब उनसे जजेस ने पूछा कि आप क्यों चाहते हैं कि इस केस को हम इस एक्ट को हम नज़रसानी करें, तो उन्होंने कहा जी कि देखें ये एक्ट ना बिल्कुल वो प्रोसीजर एंड प्रैक्टिस एक्ट की तरह का है, तो इसको भी आप सस्पेंड करके उसके साथ लगा दें। उन्होंने कहा आप उसके कोई ग्राउंड्स तो दें, उस लार्जर बेंच में हम इसको क्यों लगाएं जिसमें वो लगा हुआ है। तो वो ग्राउंड्स उनके पास नहीं थे। फिर ग्राउंड्स के लिए PTI के वकील अली ज़फ़र साहब खड़े हुए, वो नो डाउट तैयारी करके आए हुए थे। उन्होंने फिर अपना केस बिल्ड किया जिसको मोअज़्ज़ज़ जज साहबान ने बहुत इन्हमाक से सुना। और जो इलेक्शन मैटर है जिसके ऊपर बड़ी जल्दी थी कि पंजाब में इलेक्शन हो, 90 दिन की वायलेशन हो रही है और फिर उस वायलेशन हुई भी सुप्रीम कोर्ट के उस ऑर्डर की, और इलेक्शन 14 मई को नहीं है, वो अब जो सुनने की बजाय जजेस को कोई जल्दी नहीं लग रही। ये बड़ा दिलचस्प सा मामला। क्यों अब पंजाब में इलेक्शन मैटर नहीं करते? अब क्या सुप्रीम कोर्ट क्या हुआ, इस 3 मेंबर बेंच को बिल्कुल ही वो ठंडा ही पड़ गया। देखते हैं, अब ये 2 केसेस क्लब कर दिए हैं जी। अगर हम सुप्रीम कोर्ट के आखिरी ऑर्डर पे जाएं, जो इसी केस में पहले भी ये आज इकट्ठा केस नहीं सुना गया, मतलब इकट्ठा लगा हुआ था, सुना तो एक केस गया। ये पिछली समाअत 6 जून को तमाम केसेस 6 या 7 जून को इकट्ठे कर दिए गए थे, 7 जून को इकट्ठे कर दिए गए थे। पिछला अगर ऑर्डर का पैराग्राफ नंबर 3 पढ़ें तो उसमें वाज़े तौर पे लिखा गया है कि तमाम जो फरीकैन हैं पंजाब में इंतखाबात के हवाले से, जो नज़रसानी की दरख्वास्त है उसमें इलेक्शन कमीशन का वकील, उसमें PTI का वकील, उसमें अटॉर्नी जनरल इस बात में मुत्तफिक हैं कि पंजाब इंतखाबात का जो मामला है ये बड़ा सीरियस है, बड़ा संजीदा मामला है, बुनियादी हकूक़ की इन्फोर्समेंट का मामला है। तो उन्होंने इस बात पे इत्तफाक़ किया कि ये मामला एक्सपीडिशियसली जो है, यानी जल्दी से इसको निपटाया जाए। तो उस पैराग्राफ नंबर 3 को पढ़ा जाए तो आज तो समाअत इलेक्शन के हवाले से होनी थी, लेकिन आज इलेक्शन के हवाले से समाअत नहीं हुई। इलेक्शन कमीशन के वकील ने जब देखा कि ये समाअत तो रिव्यू एक्ट के ख़िलाफ़ जो दरख्वास्तें आई हैं उस पर शुरू हो गई हैं, तो उस पर जाके सजील सवाती ने अदालत से पूछा कि क्या जो हमारी नज़रसानी की दरख्वास्त है वो ज़ेर इल्तवा रहेगी। अदालत पहले जो रिव्यू एक्ट के ख़िलाफ़ दरख्वास्तें उस पर समाअत करेगी, तो अदालत ने कहा कि बिल्कुल उसी पर समाअत करेंगे और पहले ये देखेंगे कि ये जो दरख्वास्तें आई हैं रिव्यू एक्ट के ख़िलाफ़, क्या इनके अंदर सब्सटेंस है, जान है। जो भी इसका फ़ैसला होगा उस एतबार से फिर फर्दर जो कार्रवाई होगी उसको आगे बढ़ाया जाएगा, यानी पहले इन रिव्यू एक्ट के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों पर समाअत होगी। अब इसमें एक और चीज़ जो है सर साहब, जो अभी हम बात कर रहे थे मेरे व्लॉग में, बात यह कि दरख्वास्तें जो टेकअप हुई हैं इसमें मोस्टली तीनों जो दरख्वास्त गुजार हैं, PTI तो अब आई है, ज़्यादातर जो दरख्वास्त गुजार हैं जो उस सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल के ख़िलाफ़ आई थी वही दरख्वास्त गुजार हैं। ज़मान खान वर्दक हो गए, गुलाम मुहियुद्दीन हो गए, रियाज हनीफ राही हो गए, और भी मुख्तलिफ उसमें दरख्वास्त गुजार हैं, जैसे ख्वाजा तारिक रहीम साहब हैं, उसमें अज़हर सदीक़ साहब हैं, उन्होंने भी किसी और के नाम के ऊपर दरख्वास्तें दायर की हुई हैं। तो मोस्टली तो वही दरख्वास्त गुजार हैं जिन्होंने पहले कानून को चैलेंज किया था, और अब उन्हीं में से चंद दरख्वास्त गुजारों ने इसी कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखा है। अब ये दरख्वास्तें क्यों टेकअप हुई? जो दौरान समाअत आप बात मेरे व्लॉग में बात कर रहे थे ना, कि अदालत ने कहा कि पहले आप काबिल समाअत होने के ऊपर दलाइल दें, पहले अपना मुकदमा बनाएं। ये दरख्वास्तें आई, टेकअप हो गई, कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगे। इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि एक तासुर तो है बेंच के अंदर होगा, जो हमारा अंदाज़ा है, जो मेरा तासुर है
कि ये लगाई गई हैं उस कानून के हवाले से कोई ना कोई ऑर्डर देने के लिए। अदरवाइज़ अगर ऐसी सूरत ना होती, इन पे एतराज़ात लग के दरख्वास्तें वापस होती, फिर चैम्बर अपीलें होती, चैम्बर अपीलों पे फिर चैम्बर में समात होती, फिर वहाँ पे फैसला होता कि आया कि ऑब्जेक्शन को रिमूव करना है नहीं करना, फिर अदालत में लगाने ना लगाने का फैसला होता। अगर बराह रास्त आ गई हैं, इसका मतलब है कि कुछ ना कुछ इस कानून के ख़िलाफ़ ऑब्जर्वेशन आएंगी, तभी इस मामले को बगैर एतराज़ात के जो है वो ओपन कोर्ट में लगा दिया गया है। हसन, खिचड़ी पक गई है। हाँ हसन, मुझे एक चीज़ बताएं, ये आप भी वर्ड यूज़ कर रहे हैं कि ये जो दरखास्तें जिनकी हैं वो प्रॉक्सी पिटिशनर हैं, ठीक है, तो क्या वो प्रॉक्सी जिनकी हैं इनके पीछे मौजूद शख्सियात कहीं इमारत में तो नहीं, कहीं ऊपर नीचे कहीं? यार मैं कहता हूँ बड़े अफसोस की बात है कि प्रॉक्सी पिटिशनर भी कोई लाइक लेकर आए ना, इंतहाई नालायक प्रॉक्सी पिटिशनर्स आए हैं माजरत के साथ। मतलब उन्होंने अपनी ग्राउंड्स नहीं बता सके कि वो किन ग्राउंड्स के ऊपर चाहते हैं कि इस एक्ट को सस्पेंड किया जाए। अच्छा, सस्पेंड करने के हवाले से जो मौक़िफ़ दे रहे थे, तो जो मेन इसमें जो पटिशनर अब बन गए हैं, आज उनको फ्रीक बना दिया गया है बैरिस्टर जफर साहब को। अब यकीन करें बगैर फ्रीक के भी उनको सुना गया था, 15 मिनट सुना। वो कभी पेन की जो है ना वो मुंह में डालते थे, कभी निकालते थे, कभी यूँ देखते थे, कभी इधर देखते थे, यानी वो इंतहाई बोर हो चुके थे। और जजेस भी कहते थे कि जब वो सवाल करते थे जजेस, उनको ये भी समझ नहीं आती थी कि जज को सवाल कर रहा है तो सवाल का जवाब दूँ ना, तो वो अपनी जो बात उन्होंने सोच कर आए हुए थे, वो 4-4, 5-5 लाइनों की तैयारी करके आए थे, और उसके बाद उनकी केस की तैयारी ख़त्म थी, उनके पास अल्फाज ही ख़त्म हो गए थे, उनके पास कोई केस नहीं था। फिर आज फ्रीक बनाया बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब को, और फिर उन्होंने दलाइल दिए। और बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने भी आज अपने दलाइल के अंदर ना एक बड़ा अजीब मंतक दिया। उन्होंने कहा जी कि अगर सुप्रीम कोर्ट खुद कोई रूल बनाए और एक तरफ सुप्रीम कोर्ट के रूल्स हों और दूसरी तरफ एक्ट ऑफ पार्लियामेंट हो, तो उनमें से दोनों में से कौन सा सुपीरियर है? तो उन्होंने कहा जी दोनों जो है वो बराबर हैं। ये मैं पहली मरतबा सुन रहा हूँ। और जजेस ने भी सवाल का जब जवाब सुना, और उन्होंने ये नहीं कहा कि भैया तुम क्या बात कर रहे हो, कि एक्ट जो है वो सुपीरियर है और जो रूल्स हैं वो उसके अंडर होंगे ना। तो उसमें आपने बात सुनी, लेकिन उनका आज केस ये था, बैरिस्टर ज़फ़र साहब का केस ये है कि जी जो सुप्रीम कोर्ट रिव्यू ऑफ जजमेंट एंड ऑर्डर एक्ट 2023 है, इसको कानून बनाने के लिए आप एक्ट ऑफ पार्लियामेंट से नहीं कर सकते, आपको कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट रिक्वायर्ड है, आपको आईनी तरमीम रिक्वायर्ड है। मेरे ख्याल के मुताबिक अगर आईनी तरमीम दरकार है या नहीं, ये फ़ैसला अब उन्होंने डिसाइड करना है। लेकिन जिस अंदाज से इस केस को बढ़ाया जा रहा है, ये जो है ना वो मैच फिक्सिंग वाला जो मामला है वो बहुत ज़्यादा इसमें जो है वो तासुर वो आ रहा है। और बड़ा अनफॉर्चुनेट है कि वही बात है कि जब बेंच बनता है तो लोग केस का फ़ैसला बता देते हैं। तो ये केस जो है वो चीफ़ जस्टिस को या इन 3 लाइक माइंडेड जजेस को नहीं सुनना चाहिए था। और वैसे भी अब आपको पता है कि मौसम सरमा की तातीलात जो हैं वो शुरू हैं, तो इनको चाहिए था कि ये मामला जो है वो या तो सुनते ना, अगर सुनना भी था तो किसी और के सपुर्द कर देते, क्योंकि इसमें 184(3) के हवाले से जो कमेटी है वो शामिल नहीं है। जब कमेटी शामिल नहीं है तो फिर आपका क्या चीज़ एट स्टेक थी? अब तो सिर्फ एक ज़िद ही है ना। जिस तरह दूसरा जो कल डिटेल जजमेंट आई है पंजाब के इंतखाबात के 14 मई को करवाने के हवाले से, उसमें ये ख़ुद ही 3 जजेस कह रहे हैं कि हम अक्सरियती जजेस हैं, हमारा फ़ैसला अक्सरियती है। ये 5 रुकनी बेंच था, ये 7 रुकनी बेंच कभी बना ही नहीं है। भाई अगर ये फ़ैसला करना है, जिन 4 जजेस ने फ़ैसला दिया है वो पागल है, इसमें मुझे क्या उनको को कानून का नहीं पता? और अगर इसका फ़ैसला करना है तो कोई रेफरी जजेस जिस तरह के पास मामला जाता है, यानी 9 को माइनस करें और बाकी जजेस जो हैं 6 उनको बैठाएं, उनसे फ़ैसला लें कि जी ये 4 रुकनी बेंच का 4-3 का फ़ैसला है या 3-2 का फ़ैसला है। आप खुद ही ये ज़ूम कर रहे हैं कि फ़ैसला जो है ये 3-2 का है। यानी आप देखो कि अभी जजेस में अगर आपस में इख्तलाफ हो जाए, 3 रुकनी बेंच हो जो 2 रुकनी बेंच हो, तो फिर एक रेफरी जज के पास हाई कोर्ट में मामला भेज देते हैं। भेजते नहीं भेजते? तो इस तरह भेजते हैं। तो ये प्रैक्टिस यहाँ पर अपने ऊपर अप्लाई क्यों नहीं करते? दूसरी चीज़, कमिंग बैक टू द मेन क्वेश्चन, कि यहाँ पर जो आज अली ज़फ़र साहब बात कर रहे थे, वो कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट को कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिव्यू जो है वो इख्तियार हासिल है, उसका जो फ़ैसला है वो फाइनलिटी इख्तियार कर लेता है। यानी बात ये है कि दुनिया के अंदर जो रिव्यू है उसके अंदर जो कई जगहों के ऊपर जो स्कोप है, नई ग्राउंड्स ले सकते हैं कि अगर वो रह जाएं, क्योंकि आपने मकसद जो है ये नहीं है कि अना का मामला है, मकसद ये है कि आपने इंसाफ फराम करना है, आपने जस्टिस करनी है। यानी इंसाफ जो है वो होता हुआ दिखाई दे, इंसाफ हो। तो इंसाफ करने के लिए अगर कभी भी आपकी चीज़ों में कोई इस्लाह की गुंजाइश मौजूद है तो इस्लाह जो है वो होनी चाहिए, ना कि उसके ऊपर डट जाना चाहिए कि नहीं जी इस्लाह करनी है तो फिर ये तरीका करो तो इस्लाह होगी, वरना हमने इस्लाह नहीं करनी।
यानी इसमें आपकी रिव्यू की जो जुरिस्डिक्शन है उसको बढ़ा दिया है ना, उसको बढ़ा दिया है। यानी 60 दिन का टाइम दे दिया आपने रिव्यू के लिए, पहले 30 दिन का टाइम होता था। तो इससे क्या तकलीफ़ है? चलो 60 दिन में भी कोई मामला अगर हल होता है, क्योंकि बंदा को लेट हो जाता है, किसी वजह से ताख़ीर हो जाती है, तो 60 दिन की टाइम देने से कौन सा जो है वो कानून की खिलाफ वर्जी हो जाती है, या कौन सी इंसाफ जो है वो ख़त्म हो जाता है, इंसाफ का कत्ल हो जाता है। अच्छा, मैं वैसे हसन अयूब साहब से जो मामला है, जो कल वाला फ़ैसला है 4-3 वाला, उस पर बड़ी माजरत के साथ इनसे इख्तलाफ करूँगा, क्योंकि मेरा ये मानना है कि कल वाला जो फ़ैसला है उसके बाद मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मुनीब अख्तर ने एक बार फिर साबित किया है कि यकीनन जो नज़रिया ज़रूरत वाले जस्टिस मुनीर होंगे वो अपनी कब्र में लेटे यही नारा लगा रहे होंगे, हम ना हो हमारे बाद मुनीब अख्तर। जो मौलवी मुश्ताक हैं वो कह रहे होंगे कि मैंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ वो नहीं किया जो मौलवी मुश्ताक जिन्होंने जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दी थी एक झूठे मुकदमे में, तो वो कह रहे होंगे मैंने वो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ नहीं किया जो मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मुनीब अख्तर इस अदालत के साथ कर रहे हैं। जो जस्टिस इरशाद हसन खान हैं जिन्होंने एक गद्दार आमिर जनरल मुशर्रफ को 3 साल रूल करने और आइन में तरमीम का हक दिया था, तो वो भी आज बैठ के कह रहे होंगे कि पीसीओ हल्फ लेके मैंने वो नहीं किया जो बग़ैर पीसीओ का हल्फ लिए मोअज़्ज़ज़ जस्टिस मुनीब अख्तर ने आर्टिकल 63A के साथ किया है। जो जस्टिस अब्दुल हमीद डोगर हैं वो यकीनन आज सोच रहे होंगे कि उन्होंने अपने चीफ जस्टिस के साथ, इफ्तिखार चौधरी के साथ वो नहीं किया जो मोअज़्ज़ज़ जस्टिस उमर साहब बंदयाल साहब के साथ जस्टिस मुनीब अख्तर ने कर दिया है। और यकीनन शरीफुद्दीन पीरज़ादा भी आज कब्र में सोच रहे होंगे कि काश उनकी ज़िंदगी में अगर जस्टिस मुनीब अख्तर आ जाते तो वो इस मुल्क को यकीनन एक नई सिमत में ले जाते। और साकिब निसार तो यकीनन ये कह रहे होंगे कि कौन कहता है मैं 2019 में रिटायर हुआ, मैंने खुद को एक्सटेंशन दे दी थी जस्टिस मुनीब अख्तर को एलिवेट करके, और वो 2028 तक मैं इन सर्विस हूँ। तो वैसे 2028 में इलेक्शन भी होने हैं, अगर 23 में इलेक्शन होता है तो 2028 में इलेक्शन भी होने हैं। ठीक है, बस इतनी सी बात। बाकी ये जो आप इस पे बात कर रहे हैं ना फैसले, कल वाले फैसले के ऊपर, चले पहले आपको एक खबर दे दें। खबर यह है कि कल जुडिशल कमीशन का इजलास होने जा रहा है, आपने भी उस पर वीलॉग किया है, 14 जून की यानी कल की डेट है। उसमें फड्डा पड़ने का इम्कान है। किस वजह से? उसमें फड्डा पड़ने का इम्कान ये है कि चीफ साहब ने एक ख़ास टीम को कल के लिए ज़िम्मेदारी सौंप रखी है कि आपने तैयार रहना है, अगर ये मामला हुआ तो फिर आपने ये फ़लाँ काम करने हैं। वैसे वो टीम जुडिशल कमीशन का हिस्सा है? वो टीम सुप्रीम कोर्ट में होती है। जुडिशल कमीशन का हिस्सा है? नहीं, सुप्रीम मतलब आप यूँ कह लें कि मामनत में आ सकती है। मामनत में आ सकती है, एक दूसरे की चीज़ें पुरानी खोल के दिखाने के लिए, इस तरह की बात, इससे ज़्यादा नहीं। बाकी कुछ मेरे भी लागले भी रहने दो। अच्छा, ठीक है, मैं शाम में दसांगा। दूसरा माजरत, मैं जब ये इस्तेमाल कर रहा होता हूँ तो मैं अपना थंबनेल दे रहा था, हमारे देखने वाले कहते हैं यार ये क्या बेहुदा हरकत है। वो मजबूरी नहीं समझते, हमारी मजबूरी नहीं समझते कि टाइम कंस्ट्रेंट्स बहुत ज़्यादा होती हैं। अब आ जाते हैं उस फैसले के ऊपर जो कल जारी किया है। उसमें पता है कि एक नई चीज़ है जो आपने नोट नहीं की, आपने भी नोट नहीं की। उस फैसले में कहा गया है कि बेंच में बैठा जज जो है वो भी कुछ नहीं होता, बेंच ही सिर्फ बेंच होता है, सब कुछ होता है। हाँ। अब जो केस जज नहीं बेंच सुनता है, उसमें बैठा जज जो है ना वो किसी मतलब उसका कोई ऐसा रोल नहीं होता। जैसे देखें ना, अत्तर मिल्ला साहब का फैसला है, जज का फैसला है, या अफरीदी साहब का फैसला है, बेंच का फैसला है, लेकिन उनका फैसला इंडिविजुअल कोई फैसला नहीं है, फैसला बेंच का है। अच्छा, उसमें वो एक 7 रुकनी बेंच की बात की गई कि 7 रुकनी बेंच तो कभी बना ही नहीं। ये किसने कहा कि 7 रुकनी बेंच बना है जी? किसी ने कहा आज तक? जो ये कहते हैं कि 4-3 का फैसला है, उन्होंने तो कभी नहीं कहा कि 7 रुकनी बेंच बना था, क्योंकि उस फैसले में यही कहा गया ना कि या तो 5 रुकनी बेंच बना था या 9 रुकनी बेंच बना था। अब वो क्यों कहते हैं? वो उस बुनियाद पे कहते हैं कि इब्तिदा हुई थी 9 रुकनी बेंच से, 2 अलग हो गए, डिसोसिएट कर गए, उन्होंने कोई नोट नहीं दिया, इख्तलाफी या इजाफी या अपनी ओपिनियन नहीं दी, वैसे ही बेंच किया जो कुछ भी है जी। मैं कहता कुछ भी नहीं दिया उन्होंने, अपनी कोई ओपिनियन नहीं दी उन्होंने। वैसे इस फैसले के अंदर भी वो जज साहब क्यों छोड़ गए, इसका भी जिक्र नहीं आया। अब आपने बात छेड़ दी है, उसका भी जिक्र नहीं किया। मंसूर अली शाह साहब का जिक्र किया, मंदू खेल साहब का हुआ, या अफरीदी साहब का हुआ,
अतर मिल्ला साहब का हुआ, उनका जिक्र क्यों नहीं हुआ? वो बेंच क्यों छोड़ गए या उन्हें बेंच से क्यों निकाल दिया गया? ये तिश्नगी अभी भी मौजूद है। या तो फिर मतलब जो अदालत में बात हुई थी भी आप रिटर्न दिखाएं, क्यों छोड़ गए? तो जो सवाल या एतराज़ आ रहा था आप उसका इसमें जवाब देते, इसका जवाब आना चाहिए था। ये सवाल का जवाब एक्सपेक्ट कर रहे थे। एक बात मैंने आपको दूसरी जो बताई कि जज सब कुछ नहीं होता, बेंच सब कुछ होता है। अब एक और बात, 23 को पहली समाअत हुई, ऑर्डर जारी हुआ, 24 को दूसरी समाअत हुई, जज साहबान घर चले गए, 25, 26 फिर 27 को पीर वाले दिन गालिबन समाअत हुई। ऐसे सब आगे बैठ गए, सब नहीं आगे बैठे ना, 5 बैठे ना, बेंच में नहीं बैठे ना। हाँ। बात यह है कि जब जजेस बेंच में आए नहीं, कमरा अदालत में आए नहीं, एंटी रूम में, जैसे फैसले में लिखा गया कि एंटी रूम में हम बैठे, कमेटी रूम में बैठे, वहाँ पे बैठ के हमने डिसाइड कर लिया। वहाँ वकला नहीं है, वहाँ सहाफ़ी नहीं है, वहाँ ओपन कोर्ट की तरह लोग मौजूद नहीं है, उससे जुडिशल कार्रवाई कैसे कंसिडर करेंगे? सवाल है ना एक, जब आप एंटी रूम में बैठे हैं उससे जुडिशल कार्रवाई कि आप जजेस से दस्तखत ले के नया बेंच बना दें, उसे कैसे जुडिशल कार्रवाई कहा जाएगा? एक ये सवाल भी क्रिएट होता है। और फिर बात यह है कि 24 को समाअत ख़त्म हुई, 24 के बाद जब 27 को समाअत होनी है, उससे पहले बैठ के मीटिंग होना, उस ऑर्डर की, उस मीटिंग की क्या ज़रूरत थी? अच्छा, ये गैप है 3 से 4 दिन का। वो आपके जो दोस्त हैं अली अफजल सईद साहब, वो भी अरेस्ट हो गए हैं, पता है ना आपको? नहीं, वो मेरे ख्याल है इस्लामाबाद पुलिस ने तरदीद की है। वैसे आपकी बात भी ठीक है, लेकिन मैं वैसे आपको बता रहा हूँ, सुना है आपके पास खबर हो गई, लेकिन इस्लामाबाद पुलिस की तरदीद आई कि तरदीद आ हमने गई नहीं है। गिरफ्तार किया। हाँ, लेकिन वो वहाँ से गए, ये मालूम है कि इस्लामाबाद वो- पुलिस ने गिरफ्तार नहीं किया होगा ना। हाँ, लेकिन मैंने कहा अरेस्ट हो गए हैं। हाँ, अरेस्ट हो गए, किसी ना किसी ने उनको अरेस्ट कर लिया। चलिए, हम दोनों वो- वर्जन दे दिए ना हमने। हाँ, वो अरेस्ट हो गए हैं। ठीक है। तो वो मैं कह रहा था ना कि उनका जो केस है वो मोस्ट लाइकली मिलिट्री कोर्ट में जाएगा। वो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के दामाद हैं। हाँ, अली अफजल सईद साहब जो हैं, उनका बहुत जिक्र आता रहा कि इमरान खान साहब को बहुत रिलीफ दिलवाया है उन्होंने हाँ। अदालतों से अपने ससुर की वजह से। तोशाखाना केस में भी आए थे। और बस अब ये मामला है कि वो एक बात सच साबित होगी कि वो मतलब जा चुके हैं कस्टडी में। ठीक तो ये चीज़ अहम है। और दूसरा ये है कि हालात जो आपको लग रहे हैं यहाँ पर, जो आपने कहा था कि खामोशी इख्तियार कर रहे हैं, और जो इंतखाबात के हवाले से जो उजरत थी उनको वो है, वो बेसिकली इंतज़ार कर रहे हैं बजट मंजूर हो जाए, फिर ऑर्डर देंगे, अगले इलेक्शन की डेट देंगे। इमरान खान के ऊपर से प्रेशर लिफ्ट करना है। मैं अपनी बात पर कायम हूँ। बिल्कुल। एक और बात मेरी रहती थी भैया, वो ले लें। माजर के साथ आपके नाजरीन भी बड़े टची हैं, खुदा की कसम उधेड़ देते हैं। बात यह है कि उस जजमेंट के अंदर ये भी नहीं कहा गया कि चलो यार आपने जजमेंट दे दिया, अब उन दोनों जजेस के फैसले को लेके कहाँ पे जाना है, कौन से म्यूज़ियम में सजाने हैं। जो अतर मिनल्ला साहब का या अफरीदी साहब का फैसला वो भी नहीं बताया गया, अब उन्हें कहाँ लेके जाएं। हाँ, चले खैर है, वो तो उन्होंने मोहसिन मुनीब अख्तर ने मैथ की एक नई थ्योरी मुतारफ़ करवाई है। उसके बाद यकीन करें जितने स्टैट्स पढ़ने वाले तालिब इल्म हैं वो सब फेल हो जाएंगे कि जो छोटा हिंसा है वो बड़ा होता है, बड़ा हिंसा छोटा होता है। चीफ जस्टिस साहब कहते थे कि ये अर्थमेटिक्स के अंदर हमने नहीं जाना कि ये 4-3 का फैसला है, 3-2 का फैसला है। तो फिर आपके जज जिसके ऊपर आपने साइन किया, ऑथर जज ने भी उसका जिक्र किया और आपने साइन कर दिया उसके ऊपर। आपने खुद कोर्ट रूम में कहा था ना पिछली समाअत पर कि जब खुशी है कि हुकूमत भी अर्थमेटिक में नहीं जा रही, तो ये है कि 4-3 का है या 3-2 का फैसला है। तो आपने खुद ये कहा, गवर्नमेंट को कहते हैं कि आप इस काउंटिंग में मत जाएँ, और खुद जो तहरीरी डिटेल जजमेंट दी है उसमें क्या कह रहे हैं, माइनॉरिटी जजमेंट दे रही है। उसमें कह रहे हैं कि जी ये एक सरीती फैसला है, वो कलीती फैसला है। जी। अच्छा, मैं क्योंकि वीलॉग लंबा हो रहा है, मैं 2 खबरें देकर इस वीलॉग को निपटाता हूँ। मैं वैसे तो अरशद शीफ केस पर भी अपने दोनों मौजूद साथियों से बात करना चाहता था, लेकिन मैं आपको खबर देता हूँ कि अरशद शीफ साहब के केस में जो अटॉर्नी जनरल है उन्होंने अदालत को बताया कि हम जो म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का जो मुआहदा है वो हम साइन करने जा रहे हैं। उसका ड्राफ्ट आ गया है कीनिया की हुकूमत की तरफ से, वो ड्राफ्ट हम देंगे काबीना को, काबीना गौर करके बताएगी कि क्या इस ड्राफ्ट पर मज़ीद बातचीत करनी है, इसको एज इट इज़ साइन कर देना है। लेकिन जो सबसे अहम चीज़ थी वो अरशद शीफ साहब की वालदा की दरख्वास्त थी, जिस पर उनके वकील शौकत सिद्दीकी ने अदालत से दरख्वास्त की कि आप जो 5 लोग, इमरान खान साहब, मुराद सईद साहब, सलमान इकबाल साहब, इमरान रियाज खान साहब और 5वें कौन थे? सलमान इकबाल हैं, मुराद सईद हैं, फैसल वाडा हैं। फैसल वाडा, इन लोगों को आप जिसे कहते हैं, इन्होंने दावा कर रखा है कि इनको मालूम है अरशद शीफ मरहूम को किसने शहीद किया है और क्यों शहीद किया है। तो इनसे तहकीकात करके वो शवाहिद लिए जाएँ, ताकि अगर कीनिया की हुकूमत हमसे ताउन नहीं भी कर रही तो एटलीस्ट यहाँ पर तो कुछ सिरे मौजूद हैं, हम उन्हीं सिरों से अरशद शीफ साहब के कातलों तक पहुँचने की कोशिश करें। लेकिन शायद 2 वजूहात मुझे लगी कि जिस वजह से शायद चीफ जस्टिस उमर ताब बंदयाल साहब उस तरफ नहीं जाना चाहते थे। एक वजह ये थी कि उसमें
ज़ाहिर बात है उन्होंने इमरान खान को फ्रीक बनाने की बात की है, उनसे तहकीकात की बात की है। और दूसरी जो शायद ये थी कि इमरान खान साहब जो इल्ज़ाम है वो DGC मेजर जनरल फैसल नसीर पर लगा रहे हैं, तो ये दोनों मौजूद चीज़ें सिमरता बंदयाल साहब के लिए शायद ऐसी रेड लाइंस हैं कि वो कभी भी नहीं चाहेंगे कि उस तरफ जाएँ, क्योंकि उस तरफ जाने वालों का अमूमन वो हाल देख लेते हैं। इमरान खान साहब का भी उन्होंने हाल देख लिया है, और जो अगली खबर है वो उन्होंने रियाज़ हनीफ राही का भी हाल देख लिया है। रियाज़ हनीफ राही जो अमूमन प्रॉक्सी पिटिशनर का किरदार अदा करते हैं, वो आज कमरा अदालत में मौजूद थे। उन्होंने भी रोस्ट्रम पर आकर दरख्वास्त की कि मुझे 3 मिनट सुना जाए, तो मौजूद सिमरता बंदयाल साहब ने बड़ा पोलाइटली उनको कहा कि राही साहब अब आप बैठ जाएँ, हम देख लेंगे, आपको भी सुनेंगे। यानी कि उनका कहने का मकसद था कि राही साहब अगे तो जो होगी है, अब आप फिर कह रहे हैं कि हम आपको सुने, तो हम आपको बताते हैं कि राही साहब के साथ हुआ क्या है। तो ज़राए ये दावा कर रहे हैं कि रियाज़ हनीफ राही साहब को उठाए जाने की वजूहात ये थी, जो सबसे बड़ा मामला है वो ये है कि उन पर हमारे इदारों को ये शक हो गया था कि रियाज़ हनीफ राही साहब आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के ख़िलाफ़ एक पिटीशन दायर करने पर काम कर रहे हैं, एक और प्रॉक्सी पिटीशन। आपको मालूम होगा कि माजी में रियाज़ हनीफ राही साहब ने, जो उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा थे, उनकी एक्सटेंशन को भी सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था और मुल्क में बहुत शोर मचा था। उसके बाद बड़ा एक, जिसे कहते हैं ना, वो ज़मीन यूं हुई थी। तो अब भी कोई खदशा था कि वो रियाज़ हनीफ राही साहब कोई ऐसी पिटीशन पर काम कर रहे हैं, और इसी खदशे की बुनियाद पर ज़रा ये दावा करते हैं कि रियाज़ हनीफ राही साहब को उठाया गया और वो आज सुबह ही उनको छोड़ा गया था और वो सीधे कमरा अदालत आ गए थे। उनकी मुंह की शेप बड़ी हुई थी और हवाइयाँ उड़ी हुई थी, और ज़रा ये दावा करते हैं कि रियाज़ हनीफ राही साहब पर बहुत दबाव डाला गया दौरान हिरासत। इवन के ड्रिल मशीन ज़रा ये दावा कर रहे हैं कि उनकी कभी आँख के करीब लाई जाती थी, कभी उनके गालों के करीब लाई जाती थी, कि उनको डराने के लिए, और उनसे ये पूछताछ की गई। और ये रियाज़ हनीफ राही साहब के साथ हुआ, तो ये आपको मालूम होना चाहिए फिर क्यों हुआ और किसने किया होगा। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।